हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा भुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। और अगर ये समरी बुक आपके पास अभी तक नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वेबसाइट www.icaleak.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये। प्लस आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपके पास फटाफट आ जाए। बेटा जो स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, यस बेटा, द गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्लासेस आर अवेलेबल एंड यू कैन check the details of the same on my website only www.icaleak.com. अब इस वीडियो में what we are going to discuss? We are going to discuss one of the most important and lengthy topic, exemptions under GST. यहाँ पे हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम exemptions का चैप्टर। exemption का मतलब क्या होता है बेटा? जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है, जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है। तो अब एग्जेम्पशन किस तरीके से आता है हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो एग्जेम्पशन हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू आए। नोटिफिकेशन से एग्जेम्पशन आएगा कि जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगी और उससे जनरली यहाँ एग्जेम्प्ट करेगी जनरली किसी भी गुड्स या सर्विसेज को ईदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्युटली? एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है कि भाई हाँ कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, आप ये गुड्स हैं आपके, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जांपल मिल्क एग्जेम्प्ट है, जनरली एग्जेम्प्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, इधर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको, ठीक है, आपका एग्जेम्प्ट है गुड्स या सर्विस, और इधर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या कोई कंडीशन है वहां पे, कंडीशनल एग्जेम्पशन है, आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, ठीक है। ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स लेविएबल विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बोल सकती है कि भाई यहाँ पे ये टोटली एग्जेम्प्ट है, हो सकता है टोटली एग्जेम्प्ट हो सकता है पार्शियली एग्जेम्प्ट हो, और वहां पे नोटिफिकेशन आपका आएगा और उसके बेसिस पे वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे ठीक है, अब ये गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर, मतलब ये जनरली एग्जेम्पशन नहीं है, आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है, आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है, पढ़ेंगे। Where the government is satisfied it is necessary in the public interest, so it may on recommendation of the council by special order in each case under circumstances of exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of any goods or services on which tax is leviable। कुछ एक्सेप्शनल नेचर पे गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया और आपका गुड्स या आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, सबकी नहीं है, जनरली सारी इंडस्ट्री की नहीं है, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया यहाँ पे। बेटा अब अगर यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन आता है या ये ऑर्डर आता है, ये जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए आया यहाँ पे जनरली या ऑर्डर आया, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कुछ जरूरी है, तो गवर्नमेंट वहां पे क्लैरिफाई, वहां उसकी स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है उस नोटिफिकेशन में। कब तक? 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक, और माना जाएगा कि दैट वाज ऑलवेज बीइंग द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आया, लोगों को डाउट है कि अच्छा ये क्या अप्लाई हो रहा है क्या नहीं, गवर्नमेंट को समझ में आया कि अच्छा इंडस्ट्री में डाउट आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, और उस नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया था उसके 1 साल के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन डाल सकती है गवर्नमेंट, जिसका इफेक्ट कब से रहेगा? जब से वो नोटिफिकेशन आया, इट विल बी अज्यूम्ड कि वो इट इज अ पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट डेट ओनली, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहां पे अगर एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन आपको मिला हुआ है, एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन मिला हुआ है बेटा, तो उस केस में आपको क्लियरली याद रखना है, ये जो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, उस केस में आपको यहां पे एग्जेम्पशन अवेल करना जरूरी है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट बेटा अब हम सर्विसेज देखेंगे जो भी एग्जेम्प्ट है यहाँ पे जीएसटी से। अब हमें इसमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जैसे हमने क्लास में किया था, जैसे कि हमने सेक्टर वाइज डिवाइड कर दी है सारी एंट्रीज, और हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। लीगल सेक्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पढ़ेंगे, हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पढ़ेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर पढ़ेंगे, एंड ऑल दैट, जितने भी हम सारे सेक्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी एंट्रीज है उसको क्लब कर दिया सेक्टर वाइज, और सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज बेटा, क्लास में हमने हर सेक्टर के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, एग्जाम प्रॉब्लम्स किए थे, सारे अच्छे प्रॉब्लम्स किए थे। यहाँ पे हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हम रिविजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंट्रीज रिवाइज करेंगे, हम एंट्रीज रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या नहीं करने वाले बेटा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
मेन बुक के पार्ट में ही दिए हुए एग्जांपल्स लगे तो आपको एक बार जो मेन सेक्टर्स हैं उसके आप क्या कर सकते हो, वापस से एग्जांपल्स रिवाइज कर सकते हो। कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, नॉट मच, मेन तो अपन ने क्लास में ही डिस्कस कर लिए, एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम्स चैप्टर में ही दिए हुए थे। कुछ जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वो मैंने क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए, वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब बेटा लीगल सर्विसेज यहाँ पे अगर कौन दे रहा है, सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा दूसरी बात बता दूं, यहाँ पे आरसीएम के साथ कंबाइन करके पढ़ाया है, पूरा का पूरा यहाँ पे कवर्ड है, तो अपने को यहाँ से देखना है, ठीक है। जो लीगल सेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या चीज है बेटा, यहाँ पे एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम दोनों का एंट्री का कंबाइंड रीडिंग का चार्ट है। सो अब लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है मैम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है। तो क्या होगी, काफी सारे केसेस में एग्जेम्प्ट है, सिर्फ एक बार टैक्सेबल है, और जब टैक्सेबल है तो आरसीएम में टैक्सेबल है। तो कब कब एग्जेम्प्ट है भाई, सर्विस प्रोवाइडर कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ सर्विस किसको दिया, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया, इंडिविजुअल को दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दिया, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैम बिजनेस एंटिटी को दिया, अच्छा तो अब बात आती है बिजनेस एंटिटी को दिया क्या, अच्छा, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कितना है, कितना है, यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तक है, तो फिर एग्जेम्प्ट है, तो फिर एग्जेम्प्ट है। नहीं अबव स्पेसिफाइड लिमिट है, तो फिर क्या होगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा, आरसीएम में होगा, आरसीएम में होगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट था बेटा, यहाँ पे पहले 10-20 लाख का यूज किया गया था वर्ड्स, अभी क्या कर दिया इन्होंने, इन टर्नओवर लिमिट अप टू सच स्पेसिफाइड अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे आपका जो भी, यहाँ पे आपको अभी हमेशा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स चेंज होते रह रही है, इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया। और 10 लाख 20 लाख नहीं, क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी आपका स्पेसिफाइड अमाउंट है तब तक के आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। आपके केस में जो भी स्पेसिफाइड हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, जो भी हो, तो तब तक एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या, एग्रीगेट टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। अगर वो क्या है बेटा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर वो ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी। और जब टैक्सेबल होगी तो क्या होगी बेटा, आरसीएम में टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी, एंड बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन इट, ठीक है। ये हो गया बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। सेकंड भाई कौन दे रहा है सर्विस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट मैम, या इंडिविजुअल एडवोकेट। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, तो बेटा इतना पोर्शन तो इसमें भी सेम है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में था वही है, सेम टू सेम। एक्स्ट्रा क्या चीज है वो देखेंगे, पहले जो पोर्शन सेम है वापस से देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, अच्छा, बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है, हाँ जी, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर अबव स्पेसिफाइड लिमिट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा बेटा, आरसीएम में टैक्सेबल, आरसीएम में टैक्सेबल होगा। अब बात आती है, एक इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम देखेंगे, वो क्या है। सर्विस प्रोवाइडर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट का नीचे अलग चार्ट है, ठीक है। ये सर्विस दे रहे हैं किसको, एडवोकेट को ही दे रहे हैं मैम, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहे हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रही है यहाँ पे सर्विसेज, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बेटा सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे किसको दे रहे हैं, यहाँ पे तब देखेंगे, यहाँ पे भी आरसीएम की और इसकी एंट्री कंबाइंड है हमारी। सीनियर एडवोकेट बेटा इसमें भी इतना पोर्शन तो ये तीनों केस में कॉमन है। अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एग्जेम्प्ट। टर्नओवर एक्सीडिंग यहाँ पे लिमिट अबव स्पेसिफाइड लिमिट, इट इज टैक्सेबल, एंड व्हेन इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अब जो अलग पोर्शन है उसमें, इसमें भी सिर्फ वही अलग पोर्शन है कि अगर यहाँ सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, तो बेटा इस केस में वो टैक्सेबल होगी। सीनियर एडवोकेट जब देता है तब इस केस में यहाँ टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे जो एडवोकेट है या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट जो भी है वो क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पे समझा ना आपको। ये ऊपर वाले केस में क्या था, पहले मैं ये डिस्कस करूंगी वापस। ऊपर वाले केस में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा है बेटा, एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, तो उस केस में एग्जेम्प्ट था। यहाँ पे क्या है,
सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में बेटा टैक्सेबल रहेगा, उस केस में टैक्सेबल रहेगा। बट डेफिनेटली एज अ बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन जरूर लिया जा सकता है, बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। तो वो 20 लाख तक का एग्जेम्पशन जो भी रहेगा यहाँ पे 10-20 लाख का वो क्या लेंगे? बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन ले लेंगे। 40 वाली तो बात ही नहीं आती बेटा, गुड सेक्टर में आती है 40 वाली बात, ठीक है। ये तो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिया जा सकता है एज अ बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी बेटा, लीगल सर्विसेज के केस में ये 3 चीजें, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब सर्विस दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है, या यहाँ पे आपको सीनियर एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है। तो बेटा इसके अपन ने प्रॉब्लम्स कहाँ पे देखे थे? आरसीएम के चैप्टर में भी क्वेश्चन बैंक में काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, इस चैप्टर में भी देखे थे। तो इसमें जनरली आपको क्वेश्चन आएगा, या तो एमसीक्यू आ जाएगा या आपको केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना मुश्किल है, ठीक है। केस स्टडी जनरली आता है, तो इसके अपन ने बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज देखी थी। तो यहाँ पे हमारा ये लीगल सेक्टर फर्स्ट जो है हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देखेंगे, यहाँ पे अगेन हम चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे, टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे क्या बात हुई थी हमारी? सबसे पहले हम अगर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें, तो अगर आपका एयर एम्बार्क हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है इनमें से कोई एयरपोर्ट पे, तो क्या हो जाएगी? सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन कौन से एयरपोर्ट है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हो रही है? आपकी एयर या तो एम्बार्क हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज पढ़ा था, उसको एनालिटिकल टाइप से देखेंगे कि भाई क्या क्या एग्जेम्प्ट दिया है वहां पे, जो जो वहां दिया है वो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल है। तो हम देखेंगे यहाँ क्लियरली क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है। पहली बात, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म, घूमने फिरने के लिए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यूज करो, क्या होगा? टैक्सेबल। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म एग्जेम्प्ट था, क्लियरली लिखा था वहां पे एग्जेम्प्ट था। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज ऑलवेज टैक्सेबल। स्टेज कैरेज की बात करें तो हमारी उसमें दो ही बातें, नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, एसी स्टेज कैरेज है तो वो टैक्सेबल रहेगा। रेडियो टैक्सी से अगर कभी भी जा रहे हो तो वो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद अभी हमारी क्या बात हुई, अगर आप यहाँ पे नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म है, और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किससे सप्लाई हो रही है? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई हो रही है, जो नोटिफाइड है 9(5) के अंडर, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी स्टेज कैरेज तो वैसे भी टैक्सेबल था, वो तो वैसे भी टैक्सेबल था। अब नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म है, और वो सर्विसेज सप्लाई हो रही है ईसीओ के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। देन उसके बाद आपको याद हो तो एंट्री नंबर 17 पढ़े थे, उसको भी यहाँ पे एग्जांपल से एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो, रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो, बढ़िया एसी में फर्स्ट क्लास में, गवर्नमेंट ने बोला एसी के पैसे क्या करो? टैक्स भरो भाई। बट यहाँ पे अगर स्लीपर कोच में कर रहे हो तो एंट्री 17 में क्या लिखा हुआ था? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। देन आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, क्या है? जीएसटी से एग्जेम्प्ट है क्या? यस, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवे में ट्रैवल कर रहे हो, एग्जेम्प्ट है। ट्रैवल कर रहे हो आप वेसल में फ्रॉम वन स्पॉट इन गोवा टू अनदर अदर देन टूरिज्म के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए कर रहे हो तो क्या हो जाती है? वो टैक्सेबल हो जाती है। मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सर्विसेज क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। जो भी आपने फेयर की पे किया एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट वेट 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 वेट, अगर आपने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सर्विसेज जो है वो आपने किसके थ्रू बुक करी है? इफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एन ईसीओ नोटिफाइड अंडर 9(5), तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर अब आप क्या कर रहे हो? ओला से बुक कर रहे हो ऑटो, ई रिक्शा, तो इस केस में ऑटो आपने बुक किया किससे? ओला से बुक किया, तो उस केस में क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? यस, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। डायरेक्टली आप लेते हो तो वो टैक्सेबल नहीं रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है, परंतु ईसीओ के थ्रू, जो ईसीओ नोटिफाइड है 9(5) में, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमने एनालिटिकल व्यू देखा किसका? यहाँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। आगे बढ़ेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, इसमें भी एंट्री नंबर 18, 21, 21A और 22 एंड 22B है। अब इसमें देखो याद रखना दो नोटिफिकेशन, याद है ये चैप्टर कहां पढ़े, ये चार्ट्स कहां पे देखे थे? हमने देखे थे आरसीएम के डिस्कशन के टाइम, हमने आरसीएम के डिस्कशन के टाइम ये चार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, एनालिसिस ऑफ एंट्री नंबर 18। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किससे कर रहे हो? या तो रोड से कर रहे हो या इनलैंड वाटरवे से कर रहे हो। गुड्स को आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रोड से या इनलैंड वाटरवे, पहले अभी दो की बात कर रहे हैं। तो इस केस में अगर रोड से कर रहे हो तो जीटीए या कुरियर एजेंसी कर रही है, जीटीए या कुरियर एजेंसी कर रही है, तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल भी क्या है? जीटीए सर्विस का अलग से दिया हुआ है यहाँ पे एग्जेम्पशन, हम वहां डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी होगी, उसका अलग नोटिफिकेशन है।
और कोई और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय एनी अदर मोड, हो सकता है वो बैलगाड़ी बुलक कार्ट से हो रहा है, तो वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। एनी अदर मोड, जीटीए और कुरियर के अलावा जो भी वो तो एग्जेम्प्ट है, टोटली एग्जेम्प्ट है। जीटीए का क्या है वो भी हम देखेंगे, जीटीए का हम देखेंगे। इनलैंड वाटरवेज से गुड्स जा रहे हैं आपके, एग्जेम्प्ट है, गुड्स जा रहे हैं। इसके पहले वाली एंट्री पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर ली, अभी कौन सी कर रहे हैं हम लोग, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जीटीए की सर्विस करेंगे। बेटा जीटीए की सर्विस में हमने पढ़ा था, आरसीएम के चैप्टर में भी, अमेंडमेंट की बुकलेट में भी ये डिस्कस किया हुआ है, आरसीएम में भी ये थरोली डिस्कस किया हुआ है। ये जो चार्ट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आरसीएम एंट्री प्लस यहाँ पे एग्जेम्पशन एंट्री। आपके पास जो चार्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, समझो क्या है। जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं, 5% में जा सकता है, 12% में जा सकता है। 5% में जाएगा विदाउट आईटीसी, आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। 12% विद आईटीसी। 5% if taxable, taxable under reverse charge. 12% if taxable, taxable under forward charge and GTA will be liable to pay tax. ठीक है, अब सबसे पहले 5% वाला ऑप्शन देखेंगे। जीटीए की टैक्सेबिलिटी बेटा किस पे डिपेंड करती है कि सामने वाला रेसिपिएंट कैसा है। सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ओके ओके ओके। अगर यहाँ पे सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में बेटा क्या होता है, उस केस में ये देखा जाता है अगर सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जिसको जीटीए सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज में। 5% ऑप्शन में टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज में, और टैक्स कौन पे करेगा बेटा, रिवर्स चार्ज है सामने वाला, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन अगर यहाँ पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है सामने वाला, बट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है, सेक्शन 24 ने बोला था यार उसको कि रजिस्ट्रेशन ले ले, इसीलिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया। उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में यहां पे ये टैक्सेबल होगी, किसमें, किसी में नहीं, ये एग्जेम्प्ट होगी। जो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 के कारण उसको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है सेक्शन 24 के हिसाब से। तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर लिया है कि ठीक है, उनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इन एनी केस वो एग्जेम्प्ट है, इन एनी केस वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होगी तो फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज की बात ही खत्म होगी, ठीक है। सो इट विल नॉट बी लायबल टू टैक्स और इट विल नॉट बी लायबल फॉर आरसीएम अंडर 5% ऑप्शन। नाउ अब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कौन रजिस्टर्ड है तो वो अपन ने दो कैटेगरी देख ली, रजिस्टर्ड कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड है या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। सेकंड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, क्या अनरजिस्टर्ड है तो नोटिफाइड पर्सन है। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफाइड पर्सन, इट कुड बी अ फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी, कॉर्पोरेट यहां पे हो सकता है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आप नोटिफाइड पर्सन हो, आप इनमें से कोई हो जिसको जीटीए सर्विस दे रहा है, वो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, तो उस केस में इवन इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टैक्सेबल होगा। और टैक्स किसको पे करना है, रेसिपिएंट को पे करना है, नोटिफाइड रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। सो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड जीटीए इज, यहां पे इट वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, एंड जो भी फैक्ट्री सोसाइटी, जो भी नोटिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स। Notified person will be liable to pay tax. It would be taxable under reverse charge and notified person would be liable to pay tax under the same. ठीक है, यहां पे आप लिख लो लगे तो। Person liable to pay, notified person, it is taxable under reverse charge. ठीक है, यहां गलती से जीटी आ गया, आप उसको कट कर सकते हो। अब सामने वाला रेसिपिएंट जिसको सर्विस दिया वो नोटिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, यार मैं हूं, आप हैं, अपन लोगों ने सर्विस ली, तो उस केस में गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्प्ट कर दी। इंडिविजुअल ले रहा है यार, पर्सनल पर्पस से, गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट हो गया। अब ये तो हो गया 5% वाला ऑप्शन। 12% वाले ऑप्शन में, और 12% वाला ऑप्शन में सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या होगा बेटा, रजिस्टर्ड है तो उस केस में मैम ये टैक्सेबल होगा। हाँ बेटा टैक्सेबल होगा, रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो पक्का टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू पे, जीटीए वुड बी लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, अब यहां पे एक ये मिस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वुड बी सेम लाइक दिस। अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है, या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज को, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। आपको हमेशा याद रखना है कि रेसिपिएंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जिसने रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए लिया है कि टीडीएस डिडक्ट कर सके,
तो उनको जीटीए अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। अब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो क्या नोटिफाइड रिसिपिएंट है, फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म है, इनमें से कोई है, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, हाँ, तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा और 12% वाला ऑप्शन है। तो टैक्स कौन पे करेगा बेटा, जीटीए पे करेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में, जीटीए पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, और अदर देन नोटिफाइड रेसिपिएंट है, अदर देन नोटिफाइड रेसिपिएंट है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये यहीं पे इतनी सी बात है, आपको याद ये देखना है कि सामने वाला रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है टैक्सेबल है, अनरजिस्टर्ड है तो नोटिफाइड पर्सन है तो टैक्सेबल है, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है। अब टैक्स रिवर्स चार्ज में लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज में, तो 5% वाला ऑप्शन है तो रिवर्स चार्ज में, 12% वाला है तो फॉरवर्ड चार्ज में इफ टैक्सेबल। बस बेटा इतना याद रख लो, बढ़िया कैसी भी केस स्टडीज आ जाए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और एक एंट्री नंबर 22 है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अगर जीटीए को कोई ट्रक या कोई दे रहा है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो वो भी एग्जेम्प्ट है, नाउ नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू रेल वेसल और बाय जीटीए ना गुड्स कैरेज। तो अब रेल वेसल या जीटीए की यहाँ पे कुछ बात होती है, वो देखेंगे हम। कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, जिनकी जी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। देखते हैं कौन से गुड्स है यहाँ पे। सबसे पहले रेलवे के जो इक्विपमेंट मटेरियल है वो अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेल से या वेसल से तो एग्जेम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल यहाँ पे ट्रेन से ही लेके जा रहे हो रेलवे के इक्विपमेंट से तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय जीटीए ना गुड्स कैरेज। जीटीए ने अगर ये नीचे वाले दो गुड्स यहाँ पे जीटीए ने अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन में गया है, मतलब यहाँ पे लिया है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। कौन सा? गुड्स वेयर कंसीडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ना कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड। आपका पूरे सिंगल कैरेज में कंसाइनमेंट में जीटीए ने जो अमाउंट चार्ज किया वो 1500 रुपए तक है। छोटा मोटा यार अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे 1000-1200 रुपए का कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 1500 से कम का है सिंगल कैरेज का एग्जेम्प्ट कर दो। देन वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, और एक कंसाइनी के लिए एक कंसाइनी ने एक से ज्यादा गुड्स दिए यहाँ पे, ठीक है, उसका पर एक ही कंसाइनी और उसका अमाउंट टोटल 250-750 से ज्यादा नहीं है, 750 से ज्यादा नहीं, वो भी गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट कर दो, वो भी एग्जेम्प्ट कर दो। तो यहाँ पे सिंगल कैरेज में नॉट एक्सीडिंग 1500 और सिंगल कंसाइनी का नॉट एक्सीडिंग 750। जीटीए यहाँ पे जीटीए अगर गुड्स लेकर के जाता है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद कुछ यहाँ पे गुड्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे गुड्स एग्जेम्प्ट है, चाहे वो रेल से जाए, वेसल से जाए या जीटीए लेके जाए, उसे रेल से जाए, वेसल से जाए या जीटीए लेके जाए, वो एग्जेम्प्ट है। तो ठीक है बेटा, ये सब डेली नेसेसिटीज की चीजें ये सब एग्जेम्प्ट कर दी गई है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है वो एग्जेम्प्ट है। मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, फूड ग्रेन हो गया इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, आपकी न्यूज़पेपर जो आती है, मैगजीन्स जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर से। फिर रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट, मिसहैप, ये सब आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्लड आ गया उसमें रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। देन डिफेंस और मिलिट्री, डिफेंस को कोई मटेरियल पहुंचा रहे हैं, इक्विपमेंट्स पहुंचा रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है। तो ये सारे बेटा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के हमने एग्जेम्पशन देखे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखा था हमने, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से लेके जा रहे हैं तो जीटीए के केस में टैक्सेबल है, उसके स्पेसिफिक नीचे जो एग्जेम्पशन दिए हुए वो अलग से हम देखेंगे। उसके बाद इनलैंड वाटरवे से जा रहा है एग्जेम्प्ट है। अच्छा, गुड्स भी रोड पे किसी और चीज से जा रहे हैं जैसे कि बुलक कार्ट, कुरियर या जीटीए के अलावा, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं। फिर जीटीए सर्विस का हमने चार्ट देख लिया 5% और 12% ऑप्शन वाला। उसके बाद रेलवे के इक्विपमेंट या मटेरियल जा रहे हैं यहाँ पे रेलवे से, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, या वेसल से जा रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सिंगल कैरेज में अगर 1500 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं जा रहा है वो एग्जेम्प्ट है, और अगर एक कंसाइनी का 750 से ज्यादा नहीं जा रहा है, छोटा सा अमाउंट है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर यहाँ कुछ डेली नेसेसिटीज की चीजें, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से आए, चाहे वेसल से जाए, रेलवे से जाए, किसी से भी जाए, जीटीए से जाए, वो एग्जेम्प्ट कर दी। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, फूड ग्रेन, ये सब ये प्रोडक्ट्स ही एग्जेम्प्ट है और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया। सो मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ मैगजीन्स हो गई, देन रिलीफ मटेरियल्स जा रहे हैं, डिफेंस के पास जा रहे हैं, बहुत जरूरी चीजें यार, इस पे थोड़ी ना गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो ये सब क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे
अभी देखो अपन ने कौन कौन सा सेक्टर कर लिया, लीगल सेक्टर हो गया अपना, बहुत अच्छे से समझ लिया। देन उसके बाद हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस समझ ली, जीटीए सर्विस। नाउ द फोर्थ वन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी। तो अब इसमें समझेंगे एंट्री क्या है, ठीक है, इसमें एंट्री क्या है समझेंगे। फॉर एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, टू कंडीशन आर नेसेसरी। फर्स्ट, द एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्लस द एंटिटी कैरीज आउट वन और मोर चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे चैरिटेबल, यहाँ पे एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है अगर वो कौन कर रहा है, यहाँ पे वो एंटिटी कर रही है जो कि रजिस्टर्ड है 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। दो ही चीजें नेसेसरी है यहाँ पे, जो सर्विस दे रही है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट यहाँ पे। तो एक तो उन्हें चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं 2 मिनट बाद। चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए प्लस 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे करना चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो सकती है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा, यहाँ पे रिलीजन स्पिरिचुअलिटी या योगा की सर्विस हो सकती है। रामदेव बाबा जी, यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे ये योगा शिविर वगैरह है आपका, यहाँ पे रिलीजन का एडवांसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में ये शिविर विविर ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रिजर्व कर रहे हो, जैसे कि वाटर शेड लगा रहे हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ये सारी सर्विसेज को चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है और ये एग्जेम्प्ट है। ये 4 चीजें, क्या पब्लिक हेल्थ सर्विस आपकी हो रही है तो पीएचएस, देन रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। देन एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है, कुछ स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। और बेटा अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो एनवायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, यहाँ वाटर शेड्स लगा रहे हो, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है जो यहाँ पे 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो क्या हो जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये तो हो गई एक एंट्री, एंट्री नंबर 1 ही है ये हमारी, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट सेकंड एंट्री जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है वो ये पढ़ेंगे। सर्विस बाय अ पर्सन, वो कौन कर रहा था, 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल एक्टिविटीज। सेकंड एंट्री नंबर 13 क्या बोलती है, सर्विस कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी पर्सन, कौन सी, जैसे कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट करी गई तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी बेटा। कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे आपने कंडक्ट करी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्लस रेंटिंग ऑफ प्रिसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस एंटिटी बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज जनरली एग्जाम, बट अपन इसका नोट देखेंगे। प्रिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अपने जो जैसे मंदिर है फॉर एग्जांपल, उसके आजू बाजू की जगह, सो द प्रिसेंस इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्लेस लोकेटेड विद इन द आउटर बाउंड्री वॉल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन विच रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इज टू बी कंसिडर्ड एज बीइंग लोकेटेड इन द प्रेसेंस ऑफ द रिलीजियस प्लेस। तो यहाँ पे आपका मंदिर है, उसके आजू बाजू जगह है, कुछ भवन ववन बने, वो सब आपके प्रेसेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप उसको रेंट कर रहे हो, रूम रेंट पे दे रहे हो, वहां पे कोई फंक्शन के लिए रेंट पे दे रहे हो, या मैरिज के लिए हॉल रेंट पे दे रहे हो, तो उन सब चीजों की टैक्सेबिलिटी कैसे होती, सो रेंटिंग ऑफ प्रेसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस इज एग्जेम्प्ट, हाउएवर द एग्जेम्पशन शैल बी सब्जेक्ट टू पर डे पर मंथ रेंटल लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव एंट्री। देखते हैं वो क्या है। द एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, बेटा नॉट अप्लाई टू कर दो, एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू नहीं, एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू। किस केसेस में, जहां पे रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर ₹1000 और मोर पर डे। अब रामदेव बाबा ने शिविर रखा है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रूम कर दी। यहाँ पे कोई भी शिविर है, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, हम जा रहे हैं वहां पे, रूम रेंट कर रहे हो, आपने 100, 200, 500, 1000 रुपए के अंदर तक के किसी से लिया है तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। आप वहां चार्ज कर रहे हो 4000 रुपीज उस रूम के लिए, रेंट रूम कर रहे हो, जो भी आ रहा है शिविर अटेंड करने, 4000 रुपीज आपने चार्ज किए, क्या वो टैक्सेबल होंगे? हाँ होंगे। रूम का रेंट यहाँ पे 1000 रुपए से ज्यादा होता है पर डे, तो वो टैक्सेबल होगा, पर डे, ठीक है। सो 1000 लिमिट है रेंटिंग ऑफ रूम के एग्जेम्पशन के लिए। देन रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ओपन एरिया एंड लाइक वेयर द चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। अब वहां पे बहुत सारे हमने देखे भवन में हॉल वगैरह होते, तो वो हॉल अगर आपको रेंट पे दिया जा रहा है 2000, 5000, 8000 रुपए पर डे तक के, तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। बट आपसे लाख रुपए ले लिया दिन का रेंट, तो वो टैक्सेबल है। तो 10,000 की लिमिट है आपकी रेंटिंग ऑफ यहाँ पे प्रीमाइसेस के जो भी कम्युनिटी हॉल्स है उसकी। एंड रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर प्लेसेस स्पेसेस फॉर बिजनेस कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ।
पर मंथ की लिमिट है यहाँ पे। क्या अब वहीं पे 2-3 शॉप वॉप बना दी, इतने सारे लोग आते हैं बाहर से चीजें खरीदेंगे वगैरह, तो ठीक है कुछ रिलीजियस चीजें हो सकती, कोई भी चीज है वो शॉप वाला रख रहा है। अब तो उस केस में क्या होगा बेटा, तो उस केस में 10,000 रुपए पर मंथ तक के तो अगर आपने शॉप का रेंट लिया है तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा होगा तो चार्जेबल हो जाएगा। तो वापस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो प्रेसेंस है यहाँ पे, अगर उसका आप रेंटिंग करते हो तो वो जनरली एग्जेम्प्ट है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, रेंटिंग ऑफ रूम है तो 1,000 पर डे यहाँ पे लिमिट है। देन उसके बाद में यहाँ पे रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स है तो 10,000 पर डे है, और अगर यहाँ पर रेंटिंग ऑफ शॉप्स है तो 10,000 पर मंथ है। इससे ज्यादा आपने किसी से लिया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, आप चार्ज हो जाएगा जीएसटी पे वो सर्विस। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था, ये बस छोटी सी एंट्री थी बेटा, कुछ खास नहीं। यहाँ पे हमने पढ़ा चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज की, आपको बस इतनी याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हेल्थ केयर सर्विस देखेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्रीज पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्विस बाय वेटनरी क्लिनिक। वेटनरी क्लिनिक होते हैं, आपको पता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए जो वेटनरी क्लिनिक होते हैं आप सबने देखे ही होंगे। तो वो जो सर्विसेज देते हैं इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड, वो एग्जेम्प्ट है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्प्ट कर रखा है। देन एंट्री नंबर 74 थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले छोटी छोटी जो एंट्रीज है वो देख लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। तो जो कोर ब्लड बैंक्स होते हैं बेटा, कोर ब्लड बैंक्स होते हैं, वो यहाँ प्रिजर्वेशन, स्टीम सेल्स का प्रिजर्वेशन आप सबको पता है, और उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देते हैं तो वो गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखी है। सर्विसेज बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ पे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है तो उसको जो भी यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट या होता है उसे भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। देन ये 75 वापस रिपीट हो गया। देन 74A बेटा, दिस इज अ न्यूली इंसर्टेड, ये देखते हैं हम क्या होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहां पे, अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आरटीसी तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन हो सकता है, थेरेपी हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, या कोई भी अदर एक्टिविटी हो सकता है एज कवर्ड बाय द सेड एक्ट एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन सेंटर। कहां पे कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, रिहैब के सेंटर्स होते हैं वहां कर सकते हैं, स्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या कोई एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी थेरेपी हो सकती है। कुछ लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो लोग रिहैब सेंटर पे जाते हैं, आपने देखा होगा, ये मूवी में भी दिखाया था संजू में, तो वहां रिहैब सेंटर में वहां उसे भेजा जाता है, वो ड्रग्स का एडिक्टेड होता है। तो यहां से ये सारे एडिक्शन हटाने के लिए कोई थेरेपी हो सकती है, कोई काउंसलिंग हो सकती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो सर्विसेज जो रिहैब सेंटर देते हैं वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे सकता है, कोई रिहैब सेंटर दे सकता है जो भी स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने, या तो फिर कोई भी यहाँ पे 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में जो भी ट्रस्ट होगी वो भी दे सकती है। कौन सी सर्विसेज, आरटीसी की, रिहैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और एनी अदर ट्रीटमेंट। ये न्यूली इंसर्टेड है एंड ये एग्जेम्प्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में। एंड एक एंट्री हमने देखी है, एंट्री नंबर 74 समझेंगे। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। कौन सी सर्विस बेटा, हेल्थ केयर सर्विस बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। हेल्थ केयर सर्विस कौन दे रहा है भाई, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे सकता है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है, या पैरामेडिक्स दे सकता है, या पैरामेडिक्स दे सकते हैं, ये एग्जेम्प्ट है। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन ए अबव। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, यहाँ जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उसे भी एग्जेम्प्ट किया है, उसे भी एग्जेम्प्ट किया है। अब समझते हैं पहले हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है। हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है, सो हेल्थ केयर सर्विस मीन्स सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी। यहां पे इसमें से कोई भी चीज हो सकती है भाई। ये सर्विस हो सकती है कि आपका, और सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है, फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका नहीं किसी का भी एग्जांपल ले लो, फिर उसके बाद केयर मिलता है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस की हो सकती है, फिर देन आपकी ट्रीटमेंट की हो सकती है, केयर से हो सकती है, किस चीज की भाई, आपको इलनेस हो सकती है, इंजरी हो सकती है, किसी को डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, किस में,
इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम इन इंडिया, कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम इंडिया में रिकॉग्नाइज सिस्टम कौन सा बेटा? एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, योगा है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी है, या कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम है? इसमें से कोई भी सिस्टम के अंदर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर हो सकता है। इंजरी का हो सकता है, यहाँ पे आपके इलनेस का हो सकता है, डिफॉर्मिटी का हो सकता है, एबनॉर्मेलिटी का हो सकता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का हो सकता है। वो सर्विसेज को क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर सर्विस। प्लस इसमें क्या इंक्लूड है? इंक्लूड्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। भाई पेशेंट को लाने ले जाने की सर्विस भी इसमें एग्जेम्प्ट हो जाती है, पेशेंट को लाने ले जाने की सर्विस भी इसमें एग्जेम्प्ट हो जाती है, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आता? हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। आप बढ़िया कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, श्रीदेवी ने करवाई इतनी सारी, तो ये सारी एग्जाम नहीं होगी यार। ये तो आप क्या है, अपना ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए कर रहे हो। तो ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, बाल कम है, आपको ऐसा लग रहा है, आपने करवा लिया हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो वो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगी, वो नहीं आ पाएगी। आपने बोला यार शादी होने वाली है, अभी यहाँ पे बाल कम है, अपन हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, अपन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, तो वो आपके ब्यूटी एनहांसमेंट की, वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आ सकती। एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एटोनॉमी और फंक्शन ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट, एबनॉर्मेलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। बट ये आपने हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या सर्जरी क्यों करवाई है? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हो या आपको कोई इंजरी हो गई है, उस चक्कर में आपने उसको रिस्टोर कराने के लिए कराई है, तो गवर्नमेंट ने बोला ओके, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज हेल्थ केयर सर्विस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो हेल्थ केयर सर्विस में कौन सा आता है बेटा? अगर इसको याद रखने का आपको यहाँ पे याद रखना है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो भाई, डबल आई पैच का डीटीसी सर्विस अगर होता है तो यहाँ पे इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर, कोई भी सर्विस है, प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, माइनस उसमें हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी नहीं आता है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर दे रहा है, या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है, या पैरामेडिक्स कर रहा है। सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अबव। ए अबव में किसकी आ गई? ए अबव में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट आ गया, बट किसके द्वारा? बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। कोई और एम्बुलेंस सर्विस मैंने सोचा यार चलो यही बिजनेस शुरू करते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस देते हैं, यहाँ पे सेवा भाव रखो, कोई मतलब नहीं है ये सब बाकी सब काम में। लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, उनको लाना ले जाना, मैंने एम्बुलेंस की सर्विस काम शुरू किया। मैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हूँ नहीं, मैं पैरामेडिक्स हूँ नहीं, मैं यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ नहीं, मैं सीए हूँ, मैंने चालू कर दिया एम्बुलेंस सर्विस का काम, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। यहाँ पे बी क्लॉज में जरूरी नहीं है कि ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ये लोग करें, कोई भी अगर एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फूड सप्लाई टू पेशेंट, आपके जो पेशेंट आते हैं उनको हॉस्पिटल में फूड सप्लाई होता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाइड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बिलो मेंशन चार्ट। फूड सप्लाई बाय हॉस्पिटल कैंटीन टू पेशेंट को सप्लाई कर रहे हैं, पेशेंट एडमिट है यार, ऑपरेशन हुआ है, उसे सूप वूप ला के देते हैं, फ्रूट सूप, बेकार सा खाना लाके देते हैं, तो उसे टैक्सेबल भी नहीं रखा है। सो पेशेंट जो एडमिट है, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, न्यूट्रिशियंस, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। बेटा वो हॉस्पिटल में मजे लेके 5 स्टार खाना नहीं खा रहा है, 5 स्टार होटल में नहीं बैठा है, वो बेचारे का ऑपरेशन हुआ है, वहां वो एडमिट है, उसके हेल्थ केयर सर्विस का वो पार्ट है। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, वो ऑपरेशन और बाकी सारे हेल्थ ट्रीटमेंट का पार्ट है। सो वो जो रहेगा, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड इट इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, वो टैक्सेबल सेपरेटली नहीं रहेगा। पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है, बस दिखाने गया था अपना, वहां पे उसने शुगर टेस्ट वेस्ट करवाई और फिर उसके बाद बढ़िया नॉर्मल आ गई, फिर उसने सोचा चलो नीचे हॉस्पिटल कैंटीन में हलवा खा के जाते हैं और यहाँ पे बढ़िया कॉफी वॉफी पी के जाते हैं, तो वो नीचे हॉस्पिटल के कैंटीन में गया, उसने खाया पिया, वो एडमिट नहीं था, बस ऐसे ही गया था चेकअप के लिए यहाँ, तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा। पेशेंट एडमिट नहीं है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। और फूड सप्लाई जो कैंटीन कर रहा है, किसको? डॉक्टर्स को, किसी को भी, विजिटर्स, आप गए हो वहां पे, डॉक्टर्स, स्टाफ, विजिटर्स, आप गए हो किसी को चेकअप करवाने के लिए, वो उसका चेकअप चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, आप बढ़िया नीचे गए कैंटीन में, आप तो खाओगे, डॉक्टर्स खाएंगे, स्टाफ खाएगा, तो वो वहां पे जो फूड वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा। सो फूड सप्लाई टू हॉस्पिटल। बेटा इस चैप्टर को मैंने बहुत ज्यादा इजी करने का ट्राई किया है विद चार्ट्स, डायग्राम, आपको डेफिनेटली ये एग्जाम में हेल्पफुल होगा।
नेक्स्ट एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे। एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे। अब एजुकेशनल सेक्टर का थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी आया है। आईएम को अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में कवर किया है और उसकी जो सेपरेट एंटिटी थी उसको रिमूव कर दी गई है। तो देखेंगे एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या चीजें। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं मैंने मेरे स्टाफ को, मेरी फैकल्टी को, मेरे स्टाफ यहाँ पे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं, जो भी, इट कुड बी एनी सर्विस, उनको मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं बेटा सब एग्जाम्प्ट है, सब एग्जाम्प्ट है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहा है, नॉट नेसेसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ए पॉइंट में लिखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अपने स्टाफ, फैकल्टी और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है वो तो पूरी एग्जाम्प्ट है। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ डबल ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कोई भी और उसने एग्जाम फीस लिया। बहुत सारे एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग उसे कंडक्ट करते हैं, तो वो भी बेटा एग्जाम्प्ट है, वो भी एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू, माइंड वेल द वर्ड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है बाहर से, आप, मैं। बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद की बसें नहीं चला रहा है, फर्स्ट ए पॉइंट में हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने खुद की बसेस चलाई है, अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इन लोगों को जो सर्विस दी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब नहीं कर रहा है, उसने कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है, बस सर्विस वाला है, उसको बोला है कि भाई ये स्टूडेंट्स को, इनको सबको दे दे, तुम उससे जो भी चार्जेस है ले लिया कर। तो यहाँ पे जो बस सर्विस वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इफ ही इज प्रोवाइडिंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ये होते हैं केटरिंग जो होती है, ये बहुत सारे मिड डे मील्स वगैरह होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, स्पेशली जहां बैकवर्ड स्कूल्स में, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो जो केटर वाला सर्विसेज दे रहा है मिड डे मील्स की फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो एग्जाम्प्ट होगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज है, यहाँ पे क्लीनिंग है, हाउसकीपिंग है, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है, जनरली सब थर्ड पार्टी को ही हायर करते हैं। वो सर्विस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे असिस्ट किया है एडमिशन के लिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, तो वो सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप सपोर्ट कर रहे हो ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स के लिए, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब बेटा सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब समझो, और ये जो क्लॉज यहाँ पे 1 to 5 है, इसमें से ये कौन से क्लॉजेस कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अप्लाई होते हैं वो समझो, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन एक बार देखेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मींस एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन अप एन एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। ये मैं नहीं समझाऊंगी, आपको पता है, प्री स्कूल आपके छोटे जो स्कूल हो गए वो, और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के प्री स्कूल हो गए। देन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ कोई लॉ के हिसाब से कोई भी आप कैरिकुलम यहाँ करवा रहे हो तो वो भी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे बीकॉम, एमकॉम हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, these are the qualification which is recognized by law for the time being in force. And education as a part of approved vocational courses या approved vocational courses जो होते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कंडक्ट ऑफ, यहाँ पे स्पेशली द सेकंड पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट की बात हो रही है। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सो अगर यहाँ पे कोई डिग्री कोर्सेज, यहाँ पे जैसे बीकॉम का हो गया,
BBA हो गए. कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यस इट लीड टू ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड इट विल बी कवर्ड इन द सेकंड पॉइंट अबव. ट्रेनिंग यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ तो क्या ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ यहाँ पे आएगी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में फिट होगा? तो बेटा नहीं होगा. तो ये कुछ हमने नीचे एग्जांपल्स देखे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे. अब आप समझो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे, आपको अगर याद हो तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट. स्टाफ फैकल्टी और स्टूडेंट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जाम था. देन कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो एग्जाम है. एंड बेटा थर्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर 5 सर्विसेज मिल रही है तो वो एग्जाम है. ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है, आप स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का कर रहे हो तो फर्स्ट. सेकंड, केटरिंग वाली सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट है. फिर वो क्लीनिंग वाली सर्विस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग एग्जाम्प्ट है. देन उसके बाद में एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है. और ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स यहाँ पे एग्जाम्प्ट है. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपन ने देखा 3 चीजें आती है. क्या क्या आता है? प्री स्कूल आ रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल आ रहा है, देन कोई भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ आ रहा है, और थर्ड आता है एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज मतलब कुछ नहीं होता, वो एनसीवीटी और एससीवीटी वाले जो कोर्सेज होते हैं उनकी बात हो रही है. ये 3 आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये तीनों आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. अब यहाँ पे हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम 1, 2, 3, ये जो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी क्लीनिंग, nothing contained in 1, 2, 3 of B shall apply to an educational institute other than institute providing preschool education and education up to higher secondary or equivalent. मतलब जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ये सिर्फ क्या प्री स्कूल को लगता है? बेटा उनको ही जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की और केटरिंग की और सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग की, उन्हीं को एग्जेम्प्ट की गई है. सिर्फ किसको? प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी. प्री स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट सिर्फ उन्हीं को एग्जाम्प्ट किया हुआ है. ठीक है, देन आगे पढ़ेंगे. फर्दर नथिंग कंटेन इन आइटम 5 ऑफ बी अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल. अब आइटम 5 क्या है? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल है. वो किसको अप्लाई होता है? प्री स्कूल shall apply. Nothing contained in item 5 shall apply to an education by way of preschool and higher secondary and education as a part of approved vocational courses. मतलब सिर्फ किसको अप्लाई हो रहा है? ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले जो कोर्सेज है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले जो कोर्सेज है, बीकॉम हो गए, बीबीए हो गए, एमकॉम हो गए, ये सारे केसेस में, ये सारे केसेस में एग्जेम्पशन आएगा. अब इन शॉर्ट इसको समझो, जो थर्ड बी पॉइंट है हमारा, सर्विसेज जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइप की सर्विसेज है बेटा. कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, देन केटरिंग सर्विस, हाउसकीपिंग, देन सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज. ये किसको अप्लाई होगा? सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी को अगर ये प्रोवाइड कर रहे हो आप सर्विस तो ही एग्जाम्प्ट है. देन ऑनलाइन जर्नल वाली जो सर्विस है वो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कॉलेज वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट है. प्री स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हो या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज को तो एग्जाम नहीं है. एंड जो फोर्थ वाला पॉइंट था, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो ओपन है. वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जाम्प्ट है. ठीक है, तो ये हमको एकदम डिटेल में पढ़ना था इसलिए हमने ये एक बार डिस्कस कर लिया. अब एक बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पे देखो, IIM आर नॉट नाउ कवर्ड अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुज सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 66. ये जो 66 वाला नोटिफिकेशन था, यहाँ पे IIM को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना है, IIM को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना है और अब IIM की सर्विसेज वहां पे एग्जाम्प्ट है. पहले एक अलग से एंट्री होती थी, एंट्री नंबर 67, उसके थ्रू IIM को कवर किया गया था. बट अभी यहाँ पे एंट्री नंबर 66 के हिसाब से ही IIM जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज वहां पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी. बेटा IIM ना कुछ एग्जीक्यूटिव कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वो टैक्सेबल होंगे, उस पर 18% GST लगेगी. बट जो IIM के रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाले कोर्सेज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के क्लॉज 2 में कवर होकर के एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये IIM की सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी. अब कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई इन सो फार एज एजुकेशन इज कंसर्न. यहाँ बेटा बोर्डिंग स्कूल का यहाँ पे एक डिस्कशन है वो हम देखेंगे. बोर्डिंग स्कूल जो रहता है वो सर्विसेज देता है आपको, वहां आप you take education also, residence also, food also. So boarding school provides service of education coupled with other services like dwelling units for residence, food. This may be case of composite supply of charges for education and lodging are inseparable. एक फिक्स अमाउंट है, बोर्डिंग स्कूल फॉर एग्जाम्पल 2.5-3 लाख रुपए साल के चार्ज करते हैं, 3 लाख रुपीज दे आर टेकिंग फॉर एवरीथिंग, एजुकेशन, देन रेसिडेंस, देन फूड.
Their taxability will be determined in terms of principle laid down in 230 read with section 8, that is composite supply के हिसाब से उसकी taxability मानी जाएगी. Such services in case of boarding school are naturally bundled and supplied in ordinary course of business. Almost सारे boarding schools ऐसे ही packages देते हैं. Therefore, the bundle of service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means service which form predominant element of such bundle. In this case, since the predominant nature is determined by service of education, the other service providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining tax liability, and entire consideration for the supply will be exempt. और पूरा का पूरा कंसिडरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनसेपरेबल है और वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट आएगा. ठीक है. प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हमारा क्या है, एजुकेशन है. बाकी बच्चा रह तो बेचारा पढ़ने के लिए रहा, खा तो वहां पे सिर्फ वो मेन एलिमेंट आपका क्या है वहां पे, एजुकेशन है, इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा. सिंस एजुकेशन सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट्स इज एग्जेम्प्ट, सो द टोटल जो आपका अमाउंट है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बोर्डिंग सर्विसेज के, बोर्डिंग स्कूल के केस में. एक बेटा इसमें क्लैरिफिकेशन भी आया था कि जो मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टेटस दिया, तो उनके जो भी कोर्सेज वो कंडक्ट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जीएसटी से. पढ़ेंगे एक बार. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर जीएसटी एंड द कोर्सेज कंडक्टेड बाय देम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अंडर एंट्री नंबर 66 ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. ठीक है बेटा. तो ये जो हमारा डिस्कशन हुआ किससे रिलेटेड हुआ बेटा, एजुकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड हुआ. नेक्स्ट यहाँ हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएंगे बेटा. इसके पहले के सेक्टर सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे. एग्रीकल्चर भी ठीक है, इस पे कभी कभार केस स्टडी पूछी जा सकती है, नॉट सो इंपॉर्टेंट. आगे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटे मोटे सेक्टर्स बचे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के जो सेक्टर्स थे वो जिसपे केस स्टडीज रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली. अब एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स. फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट की या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल्स की सर्विस किस चीज के लिए हो सकती है भाई, फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए. बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जेम्प्ट. बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जेम्प्ट. बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या, एक बार चलो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं. बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल ऑन विच ईदर नो प्रोसेसिंग इज डन, जिसपे कोई प्रोसेसिंग नहीं की, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, या और डन और such processing is done that is usually done by cultivator or producer which does not alter the essential characteristics but make it marketable for primary market. मतलब कि छोटी मोटी कोई चीजें करी कि भी प्राइमरी मार्केट तक के ले जाने के हिसाब से. कोई यहाँ पे हमने मेजर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है जिससे कि कुछ ऑल्टर हो सके. हमने इसका एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया है, एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि भाई जिसपे या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है या कोई थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की है, किसने, कल्टीवेटर ने या प्रोड्यूसर ने करी है, ताकि वो सिर्फ उसे प्राइमरी मार्केट तक ले जा सके और उसका डज नॉट यहाँ पे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदला है. तो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड ये सब एक्टिविटीज आपकी एग्जेम्प्ट है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अब पोटैटो जैसा है वो आपका, पोटैटो आपका जो हो रहा है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, ये क्या है आपका, पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हाँ है. पोटैटो चिप्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नहीं, उसमें बहुत प्रोसेसिंग कर दी है, प्राइमरी मार्केट लाने जितनी नहीं है, उसको बढ़िया सेल के हिसाब से वो प्रोडक्ट ही अलग हो गया. Then tomato is an agriculture produce. Tomato ketchup is not an agriculture produce. It is not an agriculture produce. Vegetable and fruits are agriculture produce. उसका जूस बन गया, पैक करके जूस बेच रहे, that is non agriculture produce. Wheat एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हीट का फ्लोर बन गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से हो गए और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से हो गए. अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे. सो agriculture operation directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, planting, protection, testing. तो ये पोटैटो, टोमेटो, वेजिटेबल, फ्रूट्स उगाने के लिए आपने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की होगी सारी एग्जेम्प्ट है. कल्टीवेशन हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो सकती है, थ्रेशिंग हो सकती है, प्लांट प्रोटेक्शन हो सकता है, टेस्टिंग हो सकती है. ये सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. देन
फार्म लेबर इसके लिए सप्लाई किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जेम्प्ट है। प्रोसेस कैरिड आउट इन एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, पर्निंग, कटिंग, ये सारी जो ऑपरेशंस होते हैं, विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यार एपीएमसी ले जाने तक के लिए काटना वाटना तो पड़ेगा उतना, बस हमने किया है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कटिंग थ्रेशिंग करी है यहाँ पे, ठीक है, उसे वो क्या हो गई यहाँ पे आपकी प्रोसेसेस हो गई जो कि एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड, यहाँ पे आपने रेंट करा है या लीज किया एग्रो मशीनरी या खाली लैंड को, ठीक है, विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप लेकर गए, लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई, बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका यहाँ पे पैकिंग हुई, स्टोरेज हुआ, वेयर हाउस में रखना पड़ता है, तो ये सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस? इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने फार्मर को एजुकेशन की दी, ट्रेनिंग दी, साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज की यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेज बाय एपीएमसी, एपीएमसी और बोर्ड जो होता है जहां आप लेके जाते हो, प्राइमरी मार्केट होता है जहां से सेल करते हो, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो वहां पे एजेंट्स होते हैं जो सेल या परचेज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्यूमिगेशन की सर्विसेज हुई है एग्रीकल्चर वहां पे, तो वो भी बेटा क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो भी सब एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ बेसिक एंट्रीज और है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, हम देखते हैं यहाँ पे। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइस को लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, पैक करना या वेयर हाउस करना राइस पे, वहां पे उसे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपके बुक में शायद पॉइंट वाइज दिए हैं, मेरे पास डायग्रामेटिक रेगुलर बुक मैंने खोली है। सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है, हनी हो गए, यहाँ पे सोप नट्स हो गए, ये जो भी फॉरेस्ट से जो आ रहे हैं प्रोड्यूस, उसका अगर वेयर हाउसिंग किया गया, उसका वेयर हाउसिंग किया गया, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस, वेयर हाउस में आपने फ्यूमिगेशन करवाया वहां पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल वगैरह, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, ये भी एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट फ्रूट और वेजिटेबल्स। भाई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को आपने देखा होगा आजकल हर सीजन में कोई भी फ्रूट्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपरली कूलिंग करके यहाँ पे रखते हैं वो लोग, वहां पे प्री कंडीशनिंग वगैरह होती है, वेयर हाउसेज होते हैं उसके लिए, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, प्री कंडीशन कर रहे हो, प्री कूल कर रहे हो, आप उसको राइपनिंग कर रहे हो, यहाँ रिटेल पैकिंग कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ उनको वहां पे उनका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा दिन तक चल पाए, इसलिए ये सारी सर्विसेज दी जाती है, तो ये सारी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैसे भी एग्जेम्प्ट है, उनपे ये सारी जो चीजें होती है ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया हमारा, ये डिस्कस करेंगे, नई एंट्री बेटा। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स, जूट, इंडिको एक्सेट्रा, इंडिको, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी, तो इन सब का क्या एग्जाम्प्ट है बेटा? स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग। स्टोरिंग या वेयर हाउस है, सारी जरूरी चीजें, भाई सीरियल्स हैं, यहाँ पल्सेस हैं, मेरे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, शुगर केन हो गया, स्वीट्स हो गया, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स, यहाँ पे इन सभी का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। सो आई होप समझा होगा आपको ये। सो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? मेंबर्स को देते हैं, अपनी जो भी होती है सोसाइटीज वगैरह होती है, तो उनकी सर्विसेज कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है देखते हैं। Services by unincorporated body or non-profit entity registered under any law for the time being force to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution। तो यहाँ पे ये सारे कुछ वो हो सकता है रियम्बर्स कर रहे हो, मेंबर्स कुछ चार्जेस दे रहे हो या उनका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। कौन सी चीज हो सकती है? या तो उनका जो कोई ट्रेड यूनियन का यहाँ पे चार्जेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर प्रोविजन फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब वो पैसा इसी के लिए ले रहे हैं ताकि उससे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो जो मेंबर से जो पैसा लिया वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टू एन अमाउंट अप टू 7,000 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन
फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब आपकी बिल्डिंग के कॉमन यूज के लिए, कॉमन एमिनिटीज के लिए हम यहाँ पे बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से। सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज ये हमने ली, और हम हर एक मेंबर से पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस 3,000 रुपए महीना ले रहे हैं। 3,000 रुपए महीना एक मेंबर से हर महीने का ले रहे हैं। तो अप टू 7,500 ये कॉमन यूज वाली जो फैसिलिटी होती है, जिसके लिए आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो और मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अप टू अ लिमिट ऑफ 7,500 पर मंथ। ठीक है, इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल केस की बात है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड एनी लॉ फॉर द टाइमिंग कोर्स इंगेज्ड इन। तो ये सर्विस जो दे रही है, ये जो भी बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो किस चीज के लिए? इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स। इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर के कोई वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारी ये जो कर रहे हैं, ये जो सोसाइटी है वो क्या काम कर रही है? या तो वो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चर को, आर्ट को, साइंस को, इनमें से कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहा है, कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहा है, और अपने खुद ही के मेंबर से पैसे ले रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू 1,000 पर मेंबर पर ईयर। साल भर की 1,000 रुपए तक की फीस है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उससे ज्यादा है तो फिर टैक्सेबल है, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। तो ये कोई एक छोटी सी एंट्री थी, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें डिस्कशन का। एक्चुअली अब इसके बाद जो भी एंट्रीज हैं वो सब बहुत छोटी छोटी सी है, कुछ ज्यादा डिस्कशन का नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली करेंगे, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर वगैरह में हम थोड़ा आगे के जो कुछ सेक्टर्स ऐसे लगते हैं जहां टाइम लेना चाहिए वहां हम टाइम लेंगे। नेक्स्ट इज बेटा अकोमोडेशन सर्विसेज। सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कंपोजिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से बुला लो ना भाई, किसी भी नाम से बुला लो, बट किस चीज के लिए होना चाहिए बेटा? रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए होना चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू ₹1,000 पर डे और इक्वलेंट। तो यहाँ पे 1,000 या उससे कम का तक के अमाउंट रहेगा बेटा, तो क्या होगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या? किसी भी नाम से बुलाओ ना, बट किस चीज के लिए? रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए। रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए चाहे होटल हो सकता है, इन हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, क्लब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसका क्या है बेटा? 1,000 से कम का, 800 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? वो रेंट है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। क्या है? एक तो आपकी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, आपने रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया, कमर्शियल के लिए नहीं, कमर्शियल के लिए नहीं, आपने यहाँ पे क्या किया? रेंट किया आपकी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंट, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हुआ? ये एक हमारा अकोमोडेशन सर्विसेज का डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट स्पोर्ट्स सेक्टर के बारे में हम देखेंगे, छोटी सी 2 ही एंट्री है स्पोर्ट्स सेक्टर में यहाँ पे। फिर आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे, ये सब कुछ छोटी मोटी एंट्रीज है, थोड़ा क्विकली करेंगे हम इसे। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी। किसको? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई, कौन? इंडिविजुअल, प्लेयर हो सकता है, रेफरी हो सकता है, अंपायर हो सकता है, कोच हो सकता है, टीम मैनेजर हो सकता है, फॉर पार्टिसिपेशन इन एन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी ने यहाँ पे कोई इवेंट, यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, वॉट एवर ऑर्गेनाइज किया, उस केस में कोई इंडिविजुअल प्लेयर ने, रेफरी ने, एम्पायर ने, यहाँ पे कोच ने, टीम मैनेजर ने सर्विस दी है, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नाउ एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को कोई अगर सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज, बट यहाँ पे बेटा अगर जो सिलेक्टर्स होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी सर्विसेज टैक्सेबल है। प्लेयर की, रेफरी की, यहाँ पे कोच की, टीम मैनेजर की यहाँ पे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एम्पायर की ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट सिद्धू जी आ जाए यहाँ पे, कमेंटेटर्स की सर्विस यहाँ पे टैक्सेबल है, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो आ जाए उनकी सर्विसेज यहाँ पे टैक्सेबल है। द सर्विस ऑफ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी, बट अगर फ्रेंचाइजी को यहाँ पे अगर प्लेयर कोई सर्विस दे रहा है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को दे रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बट कोई फ्रेंचाइजी को यहाँ पे प्लेयर ने सर्विस दी है विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी इज ऑल्सो टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, वो भी टैक्सेबल रहेगी। तो ये आपको याद रखना है भाई, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, किस चीज के लिए दे रहा है भाई? यहाँ कोई इवेंट्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, वो खेल रहा है वहां पे, उसके लिए उसे पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे।
प्लस एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दी, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। उसके अलावा कमेंटेटर्स हो गए, यहाँ पे टेक्निकल पर्संस हो गए, अगर वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। और प्लेयर ने अगर फ्रेंचाइजी को कोई सर्विस दी तो वो भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये एंट्री नंबर 68 रिवाइज की हमने। देन एंट्री नंबर 53 हम देखेंगे, सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। स्पॉन्सरशिप कर रहे हो कोई स्पोर्ट इवेंट को, कौन? बाय अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, एफिलिएटेड फेडरेशन वेयर पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जोन हो सकती है, जो टीम्स आ रही है वो कोई डिस्ट्रिक्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन, ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल फॉर डीफ एंड ऑल दीज, बाय द सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। ये सारी जगहों पे अगर क्या, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कोई स्पोर्टिंग इवेंट के, तो वो भी बेटा एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है, तो ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ऊपर वो प्लेयर रेफरी वाली फिर भी हो सकती है इंपॉर्टेंट, इस पेपर ने एक प्रॉब्लम भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, आर्ट सेक्टर में आएंगे। तो अगर यहाँ पे आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में एक ही एग्जामिशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या था वो, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट। आपको याद है अपन ने वो केसरी महाराज वाला एग्जांपल देखा था, इसमें सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। सिर्फ दो बेटा, क्या, फोक और क्लासिकल, वेस्टर्न नहीं, केसरी महाराज याद करो। फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म का अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्या म्यूजिक कर रहा है, डांस कर रहा है, थिएटर कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड कंसिडरेशन क्या रहेगी, इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो दो चीजें यहाँ पे, आर्टिस्ट म्यूजिक डांस थिएटर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, बट फॉर्म क्या होना चाहिए, फोक या क्लासिकल फॉर्म होना चाहिए, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए। कंसिडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे अगर आपका फोक या क्लासिकल फॉर्म रहा और कंसिडरेशन 2 लाख रुपए है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। या फर्दर ऑल अदर एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म लाइक वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, मॉडर्न थिएटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल्स वुड बी टैक्सेबल। अगर ये सब कुछ है बेटा और इसका कंसिडरेशन आपको 20,000 रुपए भी मिल रहा है तो भी टैक्सेबल, तो भी टैक्सेबल है। क्यों, वेस्टर्न म्यूजिक है यहाँ पे, या यहाँ पे हमने देखा मॉडर्न थिएटर है, या मूवी में या टीवी सीरियल्स में आप काम कर रहे हो और उसका कंसिडरेशन आप है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन still art forms like painting, sculpture, making etc. are taxable. Other art form painting, sculpture वो भी however exemption shall not apply to service provided by such artist as brand ambassador. But अगर यहाँ पे जो सर्विस है आपकी फोक क्लासिकल फॉर्म की 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, बट वो आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर दिया है, ब्रांड एम्बेसडर जनरली कोई भी गुड्स वगैरह की मार्केटिंग करता है, तो उस केस में एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई। ब्रांड एम्बेसडर के केस में एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई। तो ये बेटा आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है। इन शॉर्ट क्या याद रखना है, सिर्फ एग्जेम्प्ट क्या है वो याद रखो, फोक या क्लासिकल फॉर्म, म्यूजिक डांस थिएटर का हो सकता है और कंसिडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी 2-3 सर्विसेज हम देख लेते हैं। सर्विस अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की, किसकी बेटा, प्योर लेबर, मटेरियल प्लस लेबर की बात नहीं हो रही, प्योर लेबर सर्विस, प्योर लेबर सर्विस वो सर्विस दे रहे हो। कंस्ट्रक्शंस की हो सकती है, इरेक्शन की हो सकती है, कमिश्निंग की हो सकती है, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लेड बाय इंडिविजुअल, हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना या ऑल अर्बन मिशन के अंडर आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, commissioning, installation of infrastructure for extending what, electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturist for agriculture use। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो कहां तक के, फार्मर के लिए या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए दे रहे हैं, तो वो जो सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज वाली वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी। सिंपल है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, वापस से प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं किसके, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। रेसिडेंशियल की बात होती है बेटा, कमर्शियल की बात नहीं हो रही, और वो भी सिंगल, एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट की, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही, अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर ये कुछ सर्विसेज है, कुछ स्पेसिफाइड बॉडी जैसे ईएसआईसी, ईपीएफ वगैरह, वो सब एग्जेम्प्ट है, देख लेते हैं फटाफट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ईएसआईसी टू अ पर्सन गवर्न अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआईसी जो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन गवर्न बाय द सेड एक्ट, services provided by coal mines provident fund organization to person governed by that said act, services provided by NPS नेशनल पेंशन स्कीम वाले, ट्रस्ट टू इट्स मेंबर अगेंस्ट कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट है, IRDAI सर्विसेज जो दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है इंश्योरर्स को, और सर्विसेज जो सेबी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एंड ऑल। तो ये ESIC हो गया, EPF हो गया, देन कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन IRDA की बात हो गई, NPS की बात हो गई और सेबी की बात हो गई। बेटा इन सब ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। ये स्पेसिफाइड बॉडीज अगर सर्विसेज दे रही है तो एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या एग्जेम्प्ट है भाई? अपफ्रंट अमाउंट, अपफ्रंट अमाउंट, चाहे आप उसे प्रीमियम बोलो, चाहे उसे सलामी बोलो, चाहे उसे कॉस्ट प्राइस बोलो, डेवलपमेंट चार्ज बोलो, कोई भी नाम दे सकते हो, बट क्या है? अमाउंट, अपफ्रंट अमाउंट है। अपफ्रंट अमाउंट है जो पेबल है किस रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर। बेटा ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज और 30 इयर्स और मोर के लिए जो भी अपफ्रंट अमाउंट दिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो क्या रहेगा बेटा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। So upfront amount payable in respect of service of grant of long term lease of what? Of what बेटा? किसका long term lease? इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय कौन बेटा? गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो सकता है, अंडरटेकिंग हो सकती है, एनी अदर एंटिटी जिसपे 20% और मोर ओनरशिप किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का, टू द इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो यहाँ पे पहले बेटा यहाँ 50% हुआ करता था, अभी उसको 20% कर दिया गया है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी शैल हैव 20% और मोर ओनरशिप इन द एंटिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एन एंटिटी व्हिच इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब समझेंगे, कुछ भी नहीं है बेटा, अपफ्रंट अमाउंट है, लॉन्ग टर्म लीज के लिए है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपफ्रंट अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। अब कुछ प्रोविजंस इंसर्ट केस में देखेंगे क्या है। प्रोवाइडेड दैट लीज्ड प्लॉट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड। भाई कंडीशन डाली हुई है क्या कि भाई लीज प्लॉट को उसी के लिए यूज करना चाहिए जिसके लिए वो अलॉट हुआ है। मतलब कि क्या? मतलब कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के में ही यूज होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शैल मॉनिटर एंड एनफोर्स दैट द अबव कंडीशन एज पर ऑर्डर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने क्या करना चाहिए बेटा? मॉनिटर करना चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए कि भाई ये जो अबव कंडीशन है, अबव कंडीशन मतलब क्या? लीज प्लॉट यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में, ऐसा हो रहा है कि नहीं, कौन ध्यान रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करते रहेगी। अब क्या हुआ? लेटर ऑन वायलेट हो गई ये कंडीशन या कुछ सब्सिक्वेंट चेंज हो गया लैंड यूज का किसी भी रीजन से, तो उस केस में जो पहले वाले लेसर लेसी है और जो सब्सिक्वेंट लेसर लेसी है, मतलब ओरिजिनल लेसर, ओरिजिनल लेसी, सब्सिक्वेंट लेसी और बायर, उनकी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी आ जाएगी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। So jointly and severally be liable to pay such amount of IGST as would have been payable on the upfront amount charged for the long-term lease of plot, but for the exemption contained therein along with the applicable interest and penalty, along with the applicable interest और penalty उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? पे करना पड़ेगा। Provided also that lease agreement, जो आपका lease agreement रहेगा जो कि enter किया है यहाँ पे ओरिजिनल लेसर लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी ने, तो उसने और जो भी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें एक टर्म इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। फॉर लीज ऑफ सच प्लॉट्स शैल इनकॉर्पोरेट इन द टर्म्स एंड कंडीशन द फैक्ट दैट, उन्हें एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज डालनी पड़ेगी। क्या चीज डालनी पड़ेगी? कि जो आईजीएसटी था विच वाज एग्जेम्प्टेड ऑन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द प्लॉट्स बाय द ओरिजिनल लेसर टू द लेसी, कि भाई ये आईजीएसटी जो था बेटा वो क्या हुआ था? एग्जेम्प्ट हुआ था। ओरिजिनल लेसर लेसी का क्या था? आईजीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ था क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे कर रहे थे कंप्लाई। Subject to above condition and the parties to the said agreement agreement undertake to comply the same.
तो यहाँ पे आपने वो क्लॉज इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन में, और इसमें लिखा रहेगा कि भाई आईजीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ था ये कंडीशन फुलफिल करते हुए, और यहाँ पे जो आगे के लेसर लेसीज हैं वो भी क्या करेंगे बेटा, कंप्लाई करेंगे कंडीशंस को, वो कंप्लाई करेंगे कंडीशन को, और अगर वो नहीं कंप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो ये यहाँ पे जो एंट्री है बेटा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपफ्रंट अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर की जो है, आप उसको किसी भी नाम से बोल दो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। किस चीज के लिए है वो वहां पे, अगर वो इंडस्ट्री और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करेगी कि भाई ये यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे जो भी आपके लेसर लेसी है जो वॉयलेट करेंगे यहाँ पे, उसने क्या करना पड़ेगा, उसको उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी ज्वाइंटली सेवरली, पुराने वालों की भी और नए वालों की भी, क्या कि उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, उनका एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा और उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और लीज एग्रीमेंट में ये कंडीशन इनकॉर्पोरेट करनी है कि भाई आईजीएसटी, ये फैक्ट इनकॉर्पोरेट करने की आईजीएसटी पहले एग्जेम्प्ट हुआ था, और यहाँ पे जो भी लेसर लेसी वो यहाँ पे एडहर करते कि ये कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, अपफ्रंट अमाउंट बेटा, अब क्या हुआ, अपफ्रंट अमाउंट या तो आप एक बार में भी पे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लाख का अपफ्रंट अमाउंट है, एक बार में पे कर दिया, या मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सो अपफ्रंट अमाउंट विच इज डिटरमाइंड अपफ्रंट अमाउंट का मतलब क्या होगा कि भाई आपका डिटर्मिनेशन अपफ्रंट होना चाहिए कि भाई अमाउंट 50 लाख है, अब मैं एक बार में पे करूं या 10 बार में पे करूं, but is paid or payable in installment for long term lease of industrial plot for development of infrastructure, financial infrastructure. It has been clarified that GST exemption or the upfront amount is admissible. GST exemption मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, irrespective of whether the amount is payable or paid in one or more installment, provided it has been determined upfront. So आपका amount upfront determine होना चाहिए बेटा, अमाउंट अपफ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए। हो सकता है मैं उसे एक बार में पे करूं, हो सकता है मैं उसे 10 बार में पे करूं, मेरी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट है तो भी उसका एग्जेम्पशन रहेगा, प्रोवाइडेड जो है वो आपका होना चाहिए क्या, अपफ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए। तो ये एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीजिंग सर्विस का एंट्री नंबर 41। देन एंट्री नंबर 43, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, rolling stock asset including wagon, coaches, locos by the Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways। तो यहाँ पे जो भी सर्विस हो रही है, किस चीज की सर्विस है बेटा, लीज कर रही है एसेट, कौन लीज कर रहा है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे इंडियन रेलवेज को लीज कर रही है एसेट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उनके एसेट्स क्या है, वैगन, उनके कोच वगैरह, तो वो क्या है बेटा, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, देन नेक्स्ट इज बेटा सप्लाई ऑफ व्हाट, टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज की बात की जा रही है, लैंड ओनर दे रहा है डेवलपर को, उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्सेस पेड देयर ऑन। शर्त सिर्फ यही है कि भाई जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स हैं वो क्या होना चाहिए बेटा, ओसी के पहले यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी के पहले क्या होना चाहिए बेटा, सेल हो जाना चाहिए और उस पर टैक्स डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है भाई, यहाँ पे देखो बेटा, एनी पर्सन, ये हमने देखा था, एनी पर्सन यहाँ पे लैंड ओनर जो है वो किसको दे रहा है बेटा, यहाँ डेवलपर को। क्या हो सकता है, टीडीआर की बात हो सकती है, एफएसआई की बात हो सकती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे लैंड ओनर है, यहाँ पे आपका डेवलपर है, सर्विस किसकी है भाई, यहाँ पे एफएसआई हो सकता है, टीडीआर हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज की बात हो सकती है। ठीक है, तो ये सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ये सर्विस को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि इससे जो कंस्ट्रक्ट होंगे फ्लैट्स, ये सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले बिक जाना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे फ्लैट्स हैं इसमें, तो ये मेरे सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए, बिक जाना चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले। अब क्या हुआ, मेरे सारे फ्लैट्स नहीं बिके, फॉर एग्जाम्पल मेरे 9 फ्लैट्स तो बिक गए और ये 3 फ्लैट्स नहीं बिके, ये जो ब्लू में है ये मेरे 3 फ्लैट्स बच गए, बाकी के 9 फ्लैट्स जो है मेरे सेल हो गए। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो बेटा पहले एग्जेम्पशन दिया गया था ये प्रोपोर्शनेटली विड्रॉ हो जाएगा जी। एग्जेम्पशन पहले देते हैं, फ्लैट्स बाद में बनते हैं, बाद में बिकते हैं, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और अगर मेरे फ्लैट्स नहीं बिके तो मेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज शैल बी विड्रॉन इन केस फ्लैट सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू व्हाट बेटा, 1% in case of affordable houses and 5% in case of other than affordable houses. This will achieve a fair degree of taxation parity between construction and ready to move. तो यहाँ पे क्या है,
जो सर्विस दी गई है, कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है बेटा? टीडीआर एफएसआई, यहाँ पे टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस जो है यहाँ पे डेवलपर को दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस शर्त क्या है कि इससे जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं वो कब तक सेल हो जाना चाहिए? बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल हो जाना चाहिए। इट शुड बी सोल्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इफ नॉट देन द एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। ये 3 फ्लैट्स का एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा बेटा? विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और इसमें आरसीएम में हमने पढ़ा था टैक्स कौन पे करेगा बेटा? यहाँ पे एफएसआई टीडीआर का यहाँ पे विड्रॉ हुआ है तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे ये जो सोल्ड हुए हैं बिफोर ओसी बेटा, ये सोल्ड हुए हैं, अगर पूरे सोल्ड हो गए बिफोर ओसी तो क्या कुछ विड्रॉल की जरूरत है? नहीं, तब कोई विड्रॉल की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे फ्लैट्स बिक गए, तो इस केस में, और फ्लैट्स बिकने के साथ साथ उस फ्लैट्स पे मैंने टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा बेटा? कुछ भी एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा लीजिंग सर्विसेज से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। Now next, services provided by government. So service provided by what? Government authority by way of any activity in relation to any function entrusted to municipality under Article 243W of the Constitution, beta exempt. Services provided by governmental authority by way of any activity in relation to function entrusted to a panchayat under 243G, exempt beta. Then entry number 6, it is important. Services कौन provide कर रहा है? Central government, state government, union territory, local authority, excluding the following services. That means the A to D services are what beta? Taxable. A to D services are here taxable. So other services by central government, state government, union territory, local authority, that would be exempt. That would be exempt, excluding the following. What are those which are taxable? This we have studied in RCM chapter as well beta, if you remember. Service by Department of Post by way of speed post, express parcel post, life insurance, agency service provided to a person other than central government, state government, union territory, ये क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। Then service in relation to aircraft or vessel inside or outside the presence of port, airport, taxable. Service of goods or passenger beta, taxable. Any service other than entries covered under A to C provided to a business entity beta, taxable. These A to D would be what? Taxable. A to D would be what? Taxable beta. और इसमें A to C, A to C beta, who tax, who will discharge? The government will only discharge. Government will only discharge. The D point, when it is provided to a business entity, then the business entity will discharge. Then the business entity will discharge. ठीक है? Next, service provided by central government, state government, union territory, local authority. Business entity here in the sixth entry, business entity will discharge as per RCM. If you remember, you can check the RCM entry once. Okay. Now, services provided by central government, state government, union territory, local authority to a business entity with such amount in the preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration under GST Act. Now what happened? The government has provided services to a business entity, but that business entity's turnover was say 5 lakhs rupees aggregate turnover in the preceding financial year. He was not required to get registered only. So those services would be exempt. When the government is providing services to the business entity which is below the threshold limit, then it is exempt. Then it is exempt. Again, this will not apply to. For the purpose of this entry, it is hereby clarified that the provision of this entry shall not be applicable to item A, B, C of entry 6 about this A to C. This, as I have told you, A to C, tax will be paid by whom? Government. Under forward charge, tax will be paid. So, if the government is providing services to any one of the speed posts, so on that tax will be payable by the government. So this exemption will not be applicable to A to C of 6 above, and service by way of renting of immovable property, it will not be applicable for renting of immovable property also. Service of renting of immovable property, when it is provided by government to any person registered under GST, then the tax will be payable by on RCM by the person who is registered under GST. ठीक है? Next, services by central government, state government, union territory, local authority to another central government, state government, union territory. Government is providing service to government, then it is exempt. No means of taking, tax and all that. However, nothing contained in this shall apply to A to C of 6 above. But this A to C of 6, this will be taxable in all the cases. Okay, even if it is provided to anyone. Okay, including government. Next, service provided by government where the consideration for service does not exceed 5,000, and choti moti services if it does not exceed 5,000 also. So in that case, that would be exempt. That would be exempt. However, again, nothing in this will apply to A to C above. That will be taxable even if it is below 5,000. Further, in case of continuous supply of service, this we have studied. In case of continuous supply of service is provided by government, the exemption shall apply only where the consideration charged for service does not exceed. What is the limit? This 5,000 will be applicable for the full year. Okay, in case of continuous supply of service. Next,
Services provided by government entity to central government, state government, union territory, local authority or a person specified by central government, state government, union territory against consideration received by government in the form of grants, that will also be exempt in the form of grants if the consideration is received. And the services is provided by whom? Services is provided by the government or any person specified by the government against consideration received by the from the government, and it is in the form of grant, then that would be exempt. Okay, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओल्ड एज होम की सर्विसेज. ओल्ड एज होम जो कि रन कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या 12AA वाली एंटिटी रन कर सकती है. किसको दे रहे ओल्ड एज होम की सर्विसेज? बेटा ओल्ड पीपल को दोगी जो रेसिडेंट 60 साल से ज्यादा है, जिनसे 25,000 तक के का कंसिडरेशन लिया है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा. पर मंथ पर मेंबर की लिमिट है 25,000 की. ठीक है, और ये कंसिडरेशन में सारे चार्जेस आते हैं, बोर्डिंग, लॉजिंग. आजकल ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खुल चुके हैं जहां पे लोग जाते हैं, वहां पे जाके रहते हैं एक स्पेसिफाइड एज के बाद, 65-70 के बाद, और फिर वहां पे जो वो पर मंथ चार्जेस पे करते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट है. गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट. देन अगर यहाँ गवर्नमेंट सर्विस दे रही है अपनी ही अंडरटेकिंग को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अपनी अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सर्विसेज दे रही है, क्या कर रही है? उन्होंने जो लोन लिया है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल सर्विसेज से, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उसको क्या कर रही है? वो गारंटी ऑफ लोन का सर्विस है, वो भी एग्जेम्प्ट है. देन सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. मैं गवर्नमेंट जब भी बोलूं चारों आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. ठीक है, बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है. टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट अ लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वो भी बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देन पासपोर्ट इशू कर रही, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fine or liquidated damages payable. तो यहाँ पे tolerating non-performance of contract है, जिसके लिए पैसा आपको फाइन के रूप में या liquidated damages के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना रहेगा, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएंगी. एंड जब सर्विसेज आपको दे रहे हैं, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसको? इंडिविजुअल फार्मर को यहाँ पे दे रहे हैं, कल्टिवेशन ऑफ लैंड के लिए या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल के लिए, तो वो भी बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो भी. नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे बेटा. इसमें आरबीआई जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट है. सबसे पहले आरबीआई ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की वो एग्जेम्प्ट है. सेकंड, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम यहाँ पे जो भी आपकी हुई, अगर वो ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए इसमें. इट इज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस, then in that case it is exempt. इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी अर्न किया है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट दे करके जो इंटरेस्ट अर्न किया है, दैट इज exempt. बट इफ इट इज एन इंटरेस्ट अर्न थ्रू क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट लगता है वो क्या है बेटा? वो टैक्सेबल है. तो ये हुई हमारी इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम की बात. नाउ इंटरेस्ट सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी परचेज या सेल जो है वो क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. Service by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2,000 in a single transaction transacted through credit card, debit card or any other payment card services. तो यहाँ पे अगर जो भी सेटलमेंट होता है, आप लोग कहीं जाते हो, शॉपिंग करते हो, आपने कार्ड स्वाइप किया, डेबिट कार्ड स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तो 2,000 रुपए तक का जो ट्रांजैक्शन रहता है वो क्या है बेटा? यहाँ पे एग्जेम्प्ट है. 2,000 रुपए तक का कार्ड ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है. सर्विस बाय एन इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टीजेड. यहाँ क्या इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विसेज जो दे रहा है वो कौन है? इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कहाँ लोकेटेड है? इन अ मल्टी सर्विस एससीजेड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का स्टेटस इसको मिला है टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज. तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है बेटा? यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है? यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है. किसके द्वारा? यहाँ पे मल्टी सर्विस एससीजेड में है, जिसको आईएफएससी का स्टेटस ग्रांट किया हुआ है. आईएफएससी का स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया हुआ है, तो वो सर्विसेज जो होगी बेटा यहाँ पे, ये फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी. इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी. सो इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज है
जो SEZ में लोकेटेड है, जिसको IFSC का स्टेटस दिया हुआ है, किसको सर्विस दे रहा है? टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया अदर देन इंडियन करेंसी में, तो वो सर्विस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, यहाँ पे वेरियस इवेंट्स के राइट टू एडमिशन की बात हो रही है। सो एंट्री नंबर 79 और 79A है, हम देखेंगे। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ सब जगह पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप भैया? म्यूजियम जा रहे हो, नेशनल पार्क जा रहे हो, जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह जो रहती है एग्जाम्प्ट है यहाँ पे। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल ताजमहल आप बढ़िया घूमने जा रहे हो, उसकी टिकट आपने खरीदी, तो उसमें कोई जीएसटी वेस्ट नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 81 देखेंगे। ये हम आगे बेटा नए पॉइंट पे, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, सो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट देखी कि भाई ये म्यूजियम वगैरह की और मॉन्यूमेंट्स की, ये सब क्या है? ये एग्जेम्प्ट है सर्विसेज। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू, आप एडमिशन कहाँ पे गए बढ़िया? क्या देखने गए? बच्चों को लेके आप गए सर्कस देखने, डांस देखने, थिएटर परफॉर्मेंस देखने, अवार्ड फंक्शन देखने, कॉन्सर्ट देखने, म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने, और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या प्लैनेटेरियम। ये सारी चीजें आप गए घूमने फिरने, सर्कस डांस, ये सब चीजें देखने गए। उस केस में अगर कंसिडरेशन 500 से कम है, कंसिडरेशन 500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 500 से ज्यादा है या 500 रुपए है तो टैक्सेबल है, 500 से ज्यादा है या 500 रुपए तक है तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, इस पे अपन ने कोई स्टडीज वगैरह करी थी, कुछ भी नहीं है। आपने अगर ये चार्ट समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप म्यूजियम जा रहे हो, नेशनल पार्क जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हो, टाइगर रिजर्व जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। एडमिशन टू कोई प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट जा रहे हो जैसे कि ताजमहल, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई सर्कस डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, प्लैनेटेरियम, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या कोई अवार्ड फंक्शंस वगैरह देखने जा रहे हो, अगर उसका कंसिडरेशन 500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। नाउ नेक्स्ट इज बेटा एंट्री 9AA, एंट्री 82A। यहाँ पे किससे रिलेटेड है? जो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। फीफा और उसकी सब्सिडरी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इवेंट के लिए यहाँ पे सर्विसेज दी, तो उसके लिए बेटा क्या रहेगा? यहाँ पे सर्विसेज, जो services provided by and to FIFA. What? By and to FIFA and its subsidiary directly indirectly related to any of the events under FIFA U17 Women's World Cup to be hosted in India. तो वो क्या रहेगी बेटा? एग्जेम्प्ट रहेगी। अभी तक ये इवेंट हुआ नहीं है, ये पोस्टपोन्ड है। सो डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैव टू सर्टिफाई व्हाट, कि ये सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली in related to any of the events under FIFA U17 Women's World Cup. And right to admission, service by way of right to admission to event organized under FIFA World Cup, so that will also be beta exempt, that will also be exempt. Next, clarification regarding applicability of GST on delayed payment charges in case of late payment of equated monthly installment. या हमारा equated monthly installment पे जो delay payment charges है, किस पे clarification है? Clarification is on delay payment charges, जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, या एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। सो टैक्सेबिलिटी ऑफ एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ EMI। सो इफ इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ गुड्स एंड, चलो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से देखते हैं एक बार इशू क्या है, पहले ये देखते हैं। Whether GST is applicable on additional penal interest on the overdue loan, whether such penal interest would be exempt under entry 27 of exemption notification or would be it be taxable। तो यहाँ पे जो additional penal interest लग रहा है बेटा, जो आपने लोन overdue और उस पे additional penal interest लग रहा है, उसकी taxability क्या रहेगी? So यहाँ पे बोलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने गुड्स परचेज किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल देखा था क्लास में, हमने मोबाइल फोन परचेज किया और हम क्या कर रहे हैं, उसकी EMI डिले कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ऐड किया जाएगा। आपने क्या किया? मोबाइल परचेज किया 40,000 का, ठीक है, और आपने क्या किया? डिले कर दिया EMI, तो आपको इंटरेस्ट लगा, तो उस केस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट आपने गुड्स क्या किया? यहाँ पे मोबाइल फॉर एग्जाम्पल क्या किया? आपने कैश में यहाँ पे परचेज कर लिया, या आपने क्या किया? आपने मोबाइल यहाँ पे परचेज कर लिया और आपने किसी थर्ड पार्टी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन किया, तो वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है बेटा, लोन का ट्रांजैक्शन है। उस केस में क्या होगा? उस केस में इट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू GST सिंस इट इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 27। उस केस में क्या एंट्री 27 में कवर्ड होगा? हमने बहुत डिटेल में देखे थे इसके एग्जांपल्स, ठीक है।
So as per provisions of 15(2)(d), the value of supply shall include interest, late fee, penalty for delay of payment in consideration for any supply. तो यहाँ पे अगर मैंने मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, मैं ही सप्लायर हूँ, मैंने मोबाइल 40,000 रुपीज पे दिया, 40,000 रुपीज पे दिया, अब उसकी मैंने ईएमआई बना दी है 4 ईएमआई, अब आपने क्या किया, ईएमआई लेट भरी, तो मैंने उस पर इंटरेस्ट लगाया, तो उस केस में वो इंक्लूड कर लिया जाएगा एज पर 15(2)(d). कोई भी लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए वो इंक्लूड होगी एज पर 15(2)(d). बट मैंने आपको मोबाइल बेचा, आपने क्या किया, आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया और बैंक को आपने लेट ईएमआई पे करी, बैंक को आपने ईएमआई लेट पे करी, तो उस केस में आपके और जो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 15 के हिसाब से इंक्लूड नहीं होगा, वो क्या हो गया, एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया बेटा, सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया और वो एंट्री नंबर 27 में कवर हो जाएगा और जो भी इंटरेस्ट इनकम रहती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल्स वगैरह देखे हुए ऑलरेडी। नेक्स्ट, clarification on issue related to GST on monthly subscription contribution charged by RWA Residential Welfare Association from its members। तो यहाँ पे RWA जो अपने मेंबर से चार्ज करता है उससे रिलेटेड बेटा कुछ लोगों को डाउट थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सा क्लैरिफिकेशन लाया, 3-4 इश्यूज बता दिए यहाँ पे और उसके क्लैरिफिकेशन है, देखेंगे। जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं रेसिडेंट अपनी वेलफेयर सोसाइटी को in a housing society is exempt from GST, and if yes, is there any upper limit on the amount of such charges for exemption to be available? ये हमने पढ़ा। Supply of service by RWA to its own member by way of reimbursement of charges or what share of contribution up to an amount of what 7,000 per month per member। ठीक है, यहाँ मेंटेनेंस के लिए पैसे दिया, यहाँ मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है, यहाँ मेरा फ्लैट है, मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है, 5,000 रुपीज देती हूँ मैं मंथली, तो यस दैट इज एग्जाम। क्या लिमिट है, 7,500 पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर, ये पढ़ा हमने। फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बेटा यहाँ पे कॉमन यूज के लिए लेती है सोसाइटी, यहाँ पे क्लीनिंग करवाती है, सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, ये सारी चीजों के लिए वो क्या करती है, हर एक फ्लैट वालों से कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली चार्ज करती है। तो लिमिट क्या दी है, 7,500 पर मंथ पर मेंबर, इतना एग्जाम्प्ट है, ये तो क्लियर था। अब दिक्कत क्या आ रही थी लोगों को कि RWA जो सोसाइटी है उसका टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है। Is it required to take registration and pay GST on maintenance charges if the amount of such charges is more than 7,000 per month per member? अब क्या हुआ, सोसाइटी का खुद का ही एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा नहीं है, कम है, 10 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो क्या इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन ले, क्या इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन ले? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई अगर उसका फॉर एग्जांपल वो 15,000 पर मंथ पर मेंबर ले रहे, पर मंथ पर मेंबर ले रहे, उनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे नहीं है ज्यादा, 10 लाख रुपए भी नहीं हो रहा है साल का टोटल, तो क्या उस केस में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसके लिए, टैक्स पे करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने बोला नो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ RWA डज नॉट एक्सीड 20 lakhs in a financial year, it shall not be required to take registration and pay GST, even if the amount of maintenance charges exceeds what beta 7,000 per month per member। even if maintenance charges exceed कर रहे 7,500 per month per member, तो भी अगर यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर सोसाइटी का ही नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। RWA shall be required to pay GST on monthly subscription contribution charged from its members only if subscription is more than 7,500 per month and aggregate turnover, दोनों चीजें, सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा है बेटा, और यहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं उनका भी यहाँ पे 7,500 से ज्यादा आ रहा है, तो सिर्फ उस केस में क्या है बेटा, उस केस में सोसाइटी को जीएसटी पे करने की जरूरत है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, अगर देखो सोसाइटी का टर्नओवर मोर देन 20 lakhs है, ओके, एंड आपके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी मोर देन 7,500 है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? नो, जीएसटी विल बी पेबल, नो इट विल नॉट बी एग्जाम्प्ट। सोसाइटी का तो मोर देन 20 lakhs है, बट आपका यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस से 5,000 है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? यस, इट विल बी एग्जाम्प्ट, इट विल बी एग्जाम्प्ट। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, सोसाइटी का टर्नओवर ही 20 लाख से कम है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? यस, इट विल बी एग्जाम्प्ट। देखना ही नहीं है आगे फिर, देखना ही नहीं है आगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, is RWA entitled to take ITC of GST paid on input services used by it for making supply to its members and use of such ITC for discharge of GST liability on such supply where the amount charged for supply is more than 7,500? तो क्या भाई वो ITC ले सकता है? उसने कोई इनपुट सर्विसेज ली होगी, तो क्या उसका वो ITC ले सकता है? Yes, RWA are entitled to take ITC of GST paid by them on capital goods, generators, water pumps, lawn furniture, goods, जैसे कि टैप, पाइप्स, जो भी उसने हार्डवेयर फिटिंग्स लिया, इनपुट सर्विसेज जैसे रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह जो भी लिया है, तो उसमें क्या है बेटा, ये एंटाइटल्ड है, ऑब्वियसली वो यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए उनके, तो वो एंटाइटल्ड है सब पे, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड, सबका आईटीसी वो ले सकते हैं, ठीक है।
where a person owns 2 or more flats. अब मेरे फॉर एग्जांपल 2-3 फ्लैट है यहाँ पे बिल्डिंग में, तो फिर इन द हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स whether the ceiling of 7,500 per month per member on maintenance for exemption will be available shall be applied अपार्टमेंट वाइज और पर्सन वाइज. तो अब यहाँ पे बात यह है कि 7,500 की जो लिमिट है वो पर मेंबर है या पर फ्लैट है, ये लोगों को डाउट आया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया. एज पर जनरल बिजनेस सेंस अ पर्सन हु ओन्स 2 और मोर residential apartment in a housing society shall normally be a member of RWA for each apartment owned by him separately. वो हर एक मेंबर, हर एक फ्लैट के लिए एक मेंबर रहेगा. The ceiling of 7,500 per month per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him. For example, if a person owns 2 residential apartment in a complex, 15,000 per month as maintenance charges towards maintenance of each apartment, 7,500 in respect of each, the exemption shall be available to each apartment. तो यहाँ पे लिमिट जो है बेटा अपार्टमेंट वाइज है. मेरे 10 अपार्टमेंट है, 7,500 में सबका अगर पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी है बेटा 7,500 पर मंथ पर मेंबर तक के एग्जेम्प्ट है, तब तक ये एग्जेम्प्ट है. ये हमने पढ़ा था, इस पे वेरियस इश्यूज आए थे, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन होता है. सो बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज रिलेटिंग टू व्हाट एग्जेम्पशंस. बहुत लेंथी चैप्टर था, हमने इसे पूरा चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देखने की कोशिश की. केस स्टडीज का यहाँ पे टाइम नहीं था, आपके पास स्पेशली बिल्कुल टाइम नहीं है. हमको ये क्विक रिविजन सीरीज चल रही थी, क्विकली रिवाइज करना था, इसलिए हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया. और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो है एग्जेम्पशंस का, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं उसका समरी रिवीजन. मेजर सेक्टर्स मैंने लिए हैं, छोटी मोटी सर्विसेज कुछ है जो मैंने यहाँ पे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने नहीं लिया. मैं ये आपको बोलूंगी, मैंने मोर देन 95% चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस किया. 5% जो कि कभी कभार एग्जाम में बहुत कभी पूछा ही नहीं है, वो सारी सर्विसेज या सेक्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए. तो वो सेक्टर्स आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के दिन आप रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम के पहले आपके लिए इतना रिविजन, आपने इतने सेक्टर्स का भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा. सो बेटा आई होप ये रिविजन वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, और I wish you all the very best for the exam. Stay confident, stay motivated. Only the confidence is the key बेटा now. सिर्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. एग्जाम में 3 घंटा आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. बढ़िया प्रिपरेशन की है आपने, हमने पूरा रिविजन अच्छे से किया है. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर पेपर देना है. सेक्शन नंबर्स बिल्कुल अच्छे से कोट करने, प्रेजेंटेशन अमेजिंग होना चाहिए आपका पेपर में. हमने जितने सेक्शंस देखे प्रॉपरली आपको वहां पे क्लियरली लिखना है, वहां पे अंडरलाइन करना है सारे सेक्शंस को. केस स्टडीज का आंसर आपको लीगल प्रोविजन डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में ही देना है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. ये सब चीजें ध्यान में रखो. स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग. यहाँ पे हमारा कंप्लीट करते हैं हम रिविजन का सीरीज, एंड थैंक यू. And we'll stop our discussion over here. Thank you.